स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। चुनावी लंच ब्रेक के इस एडिशन में अलीगढ़, नोएडा और आगरा से होते हुए हम आ पहुंचे हैं गुड़गांव। और आज हम आपको एक खास परिवार से मिलाने वाले हैं जो कि अपनी किसान खेत खलियान वाली पृष्ठभूमि को छोड़कर कंक्रीट जंगल गुड़गांव में आकर बस गया है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं जग्गल परिवार से। कैसे हैं आप जग्गल जी? तो जग्गल परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ आज मेरी मुलाकात है, लेकिन शुरुआत सबसे बुजुर्ग जो इस पूरी परिवार से जुड़े हुए हैं, अजीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन आपकी क्योंकि पृष्ठभूमि किसानों से जुड़ी हुई है, खेत खलियान से जुड़ी हुई है, आप सरपंच रह चुके हैं भिवानी के, जो कि बामला में, वहां पर जो किसानों की समस्या थी और अभी आपने हाल ही में किसान आंदोलन भी देखा, कितनी फर्क या फिर कितनी उसमें समानता है और उसका क्या हल भी है, ये भी बताइएगा। नहीं, हल तो जो है ना ये है कि भाई उनको पूरी सुविधा दी जाए जो किसानों को, वो अभी नहीं मिल रही है। खास तौर से खाद की और सिंचाई पानी की दिक्कत आ रही है। वहाँ अगर खाद और पानी पूरा मिल जाए तो पूरी फसल हो सकती है, पूरा अनाज पैदा हो सकता है। पहले बिजली की ज़्यादा समस्या रहा करती है, वो नहीं है। किसान पहले ज़्यादा मेहनत किया करता था, उसके एवज में आज उसको मजदूर नहीं मिल रही इतनी मेहनत के लिए, मजदूर कम मिल रहा है। लेकिन मुख्य समस्या तो एमएसपी को लेकर है, जिसको लेकर हमने 2 बड़े आंदोलन देखे। वो आंदोलन जायज थे? आपको लगता है कि उसमें जो किसानों की समस्याएं थी वो आंदोलन से ही उसका समाधान निकलेगा या फिर कोई और समाधान? नहीं, समाधान तो सरकार चाहे तो निकाल सकती है कोई भी, लेकिन अगर मजबूरी में आंदोलन करना पड़ रहा है उनको, अगर सरकार चाहे तो आज ही निकल जाए, उसका एमएसपी दे दो, पूरी तरह गारंटी दे दे कि अब हम बाहर से जो हम लोगों से मंगवा रहे हैं, बाहर से दूसरे देशों से अनाज मंगवा रही है सरकार, वही वो पैसा जो है ना वो भाव यहीं दे दे लोगों को, तो जमींदार तो खूब आराम से जो है ना उसका अपना गुजर बसर हो जाएगा। तो अब जब आप कुछ साल यहाँ बिता चुके हैं गुड़गांव में, वो जीवन अच्छा लगता था या फिर यहाँ पर गुड़गांव की पूरा ये तो बिल्डिंग और पूरा शहरी जीवन है, वो उसमें तो बहुत जमीन आसमान का है। तो जमीन आसमान का, लेकिन जी जो फैसिलिटीज जो सुविधा यहाँ है वो गांव में नहीं है ना। मतलब सुख सुविधा आपको यहाँ की अच्छी लगती है, तब गांव जाने का मन नहीं करता है? नहीं, अब तो मन तो क्या करेगा जब गांव में कोई काम ही नहीं रहा है। काम ही नहीं है, बताओ। ठीक है, ये भी अच्छी बात कही आपने कि दिक्कत है यहाँ पर, सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर, बच्चों के एजुकेशन का बढ़िया सिस्टम, शरीर को आराम है, मतलब शरीर को तो आराम तो वहाँ भी था, लेकिन यहाँ थोड़ा दूसरे सिस्टम है, ज्यादा है। और साहिल, आपके नाना जी हैं ये, और आपके साथ ही रहते हैं, तो ये बता रहे हैं कि सुख सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि आप नेशनल लेवल शूटर हैं और बतौर एक एथलीट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि आप लोगों को नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करने के लिए सुविधाएं दी जाती हैं। आपको लगता है वो सुविधाएं आज के परिप्रेक्ष्य में मौजूद हैं या फिर ये सिर्फ हवाई बातें हैं? क्या दिक्कतें आती हैं आपको? नेहा जी, क्या है कि चीजें जो अवेलेबल हैं, जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, वो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम लोगों तक पहुंच रही हैं। जो मैक्सिमम नंबर है, जो एथलीट हैं, जो लायक हैं उन सुख सुविधाओं के, उन तक वो चीजें नहीं पहुंच रही हैं। एक तो अभी के टाइम में इसका प्रोसेस जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, बहुत लंबा चैनल हो गया है। एक एथलीट को, मैं नेशनल लेवल एथलीट हूँ, मुझे आम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है और वो स्पोर्ट्स लाइसेंस मुझे मिलना चाहिए ताकि मैं अपनी योग्यता आने वाले खेल में दिखा सकूं। वो मुझे मिलने में इतनी परेशानी हो रही है क्योंकि वो जो प्रोसेस है वो इतना बड़ा है कि वो समय पे पूरा ही नहीं होता है। और अगर एक समय पे आपको लाइसेंस ना मिले, कारण क्या है? क्या जब वो गवर्नमेंट प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या लोग बात नहीं सुनते हैं, या फिर भ्रष्टाचार है, हर लेवल पर घूस देनी पड़ती है? क्या वजह है, सुनवाई नहीं होती किसी भी चीज की? देखो, मैं पिछले बहुत टाइम से सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर काट रहा हूं। मुझे हर अलग अलग दिन अलग अलग लोग मिलते हैं जो इस सिस्टम की जो मुश्किलें हैं उनसे जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना गेम छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर वो जो सुविधा है या जो लाइसेंस है वो नहीं मिला है। मेरा मानना यह है कि जो प्रोसेस बहुत लंबा हो गया, इतने लोग इन्वॉल्व हो गए हैं कि कुछ लोग सरकारी कर्मचारी समय पे काम नहीं करना चाहते, कुछ लोग ये कह के टाल देते हैं कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो आज साइट नहीं चल रही है या आज पीछे से सर्वर डाउन हो गया है। तो जो काम एक पहले के टाइम में ऑनलाइन ना होके जल्दी हो जाता था, वो आज ऑनलाइन के माध्यम से लोग उसे टालते जा रहे हैं।
सुधीर जी हमारे साथ हैं, साहिल जी के पिताजी हैं, ये सेकेंड जनरेशन अजीत जी के बाद आपकी, और आप क्योंकि एक्स बीएसएफ रह चुके हैं, किसी भी ऐसी सेवा में तैनात होना जो देश के लिए समर्पित हो, जो देश के लिए हो, उसमें कई बार आपको ऐसा लगता है कि सेवानिवृत्त होने पर यानी कि रिटायर होने पर वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो मिलनी चाहिए, या फिर आप संतुष्ट हैं अपनी सुविधाओं से जो कि सरकार द्वारा एक बार आप रिटायर हो गए तब आपको मिली? मैं ये 1988 में बीएसएफ में भर्ती हुआ था और 2008 में मैं रिटायर हुआ था। तो जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे अंदर ऐसा जज्बा था कि मेरे फौज में जाके देश सेवा करनी है, और हमने उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर किया था कि भाई हम देश बॉर्डर पे जाएंगे और देश सेवा करेंगे। पर वहाँ जाके हमने जो देखा सिस्टम, तो वो जो चीज़ एक्चुअली जो जवान जो मन में लेके जाता है वो चीज़ वहाँ मतलब उसको वो सुविधा और नहीं मिलती। खासकर जो आजकल हम देख रहे हैं कि पेंशन बंद होगी तो जवानों का मोरल डाउन हो गया है, लोग उस चीज़ की तरफ बच्चे जो है ना जाना नहीं चाहते हैं। अभी पहले उसके लिए तैयारियां करते थे, अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि मुझे फ़ौज में जाना है, और लेकिन वो आजकल जो है वो सब डिमोरलाइज हो गया उनका। जैसे अग्निवीर वगैरह आया है, इसको लेकर के काफ़ी डिमोरलाइज हैं जवानों में, और बच्चे उसकी तरफ अब जाना नहीं चाहते, अपने आप को सिक्योर नहीं मानते। तो ये एक इसमें ये होगा कि अग्निवीर जब 4 साल का खत्म हो जाएगा तब आप करेंगे क्या आगे? हाँ, बस उसके लिए उनके जॉब सिक्योर नहीं है, उनको पता 4 साल के बाद आना है, वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो वो बड़ा मतलब जो है ना जो जवान हैं वो काफ़ी जो है ना उस चीज़ से चिंतित हैं कि वो उनका भविष्य जो है ना कोई सिक्योर नहीं है। बाकी जॉब तो कहीं है नहीं हमारे एरिया में, तो ये फ़ौज की जॉब जो है ना ज़्यादातर लोग मानते हैं कि भाई चलो फ़ौज में जाएंगे, अब वो भी नहीं है। तो इसलिए जो है ना जवानों का काफ़ी मोरल डाउन है, और ये पेंशन जो है ना नहीं मिल रही, ये भी बिल्कुल पेंशन दोबारा चालू होनी चाहिए। और जो है ना ये अग्निवीर जो है ना इसको हटा के जो रेगुलर पहले जैसे भर्तियाँ होती थी उसी सिस्टम से चलना चाहिए। वही जो है ना सबके हित में मेरे विचार से है, देश हित में भी है, और फौज भी उससे मजबूत होती है। अब 4 साल के लिए अगर जवान जाएगा तो क्या उसके अंदर तो वो जज्बा है ही नहीं, वो देश की सेवा उससे कर नहीं सकता है। तो वो उससे जो है ना देश की सेना मुझे नहीं लगता है कि मजबूत होगी, कमजोरी होगी। तो आपको लगता है कि आपके वक्त में और आपके वक्त में सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, सुविधाओं में तो पहले से काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, ये तो बिल्कुल सही है। पहले तो आज से जो है ना 30-40 साल पहले तो बहुत कम सुविधाएं थी। सुविधाएं तो अभी सरकार दे रही है धीरे धीरे। पहले जो है ना एक्चुअली क्या आप देख रहे होंगे कि अगर कोई जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद हो गया तो उसकी डेड बॉडी गांव में नहीं आती थी। तो जैसे पीछे ये वाजपेयी सरकार आई तो उन्होंने ये किया कि भाई डेड बॉडी को घर तक पहुंचाओ, तो वो उनका बड़ा अच्छा कदम था। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ। हाँ, सैनिक सम्मान के साथ। उसके बाद जो है ना वाजपेयी से लेकर आज तक जो है ना ये चल रहा है कि उसकी डेड बॉडी घर पे आती है और वह उसके सैनिक सम्मान के साथ उसका जो है अंतिम संस्कार होता है। साक्षी हमारे साथ हैं। साक्षी, आप एक टीचर हैं और बतौर टीचर कई बार लोगों की एस्पिरेशन भी होती है टीचर्स को देख के कि अगर गवर्नमेंट टीचर हैं तो खास तौर पर थोड़ी आरामदायक नौकरी है, प्राइवेट टीचर हैं तो थोड़ी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आप कोई फर्क पाती हैं गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में बतौर एक टीचर? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल मानती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। प्राइवेट में हम उतनी सैलरी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते जितनी गवर्नमेंट जॉब में हमें सैलरीज, फैसिलिटीज़ सब कुछ मिलता है, लेकिन प्राइवेट में हम उतना सोच भी नहीं पाते। हम पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें उतना नहीं मिलता जितना हमें गवर्नमेंट जॉब में मिल सकता है। मैं पहले स्पोर्ट्स करती थी, इंटरनेशनल लेवल भी खेला है, लेकिन वो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ वही कि अपने स्पोर्ट्स के इतने नहीं फैसिलिटीज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वो सब मैंने देखा है। अगर उस टाइम पर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिला होता तो आज भी आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू करती? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सपना था कि मैं ओलंपिक्स में जाऊं। दिक्कत है या इक्विपमेंट्स की दिक्कत है? सब तरीके की दिक्कत है? ये सब दिक्कतें आती हैं। आपको इतना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता। मुझे भी ये चीज़ बोली गई थी कि आपको हम सपोर्ट देंगे, लेकिन वो बोलने के बाद मुझे नहीं मिला। ये चीज़ न्यूज़पेपर में भी आई थी बट वो चीज़ मुझे नहीं मिली थी। मैंने काफ़ी बात भी की लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। इसमें फेवरेटिज्म होता है या इसमें प्रॉब्लम पूरे तंत्र में, पूरे सिस्टम में है ये प्रॉब्लम?
क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ और ही तस्वीर दे रही है, वो ये कह रही है कि हम हर स्पोर्ट को एक ओलंपिक लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं। अब ओलंपिक लेवल पे पहुंचना मतलब आपको एक इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज अपने सभी प्लेयर्स को देनी होगी, उसी तरह के स्टेडियम्स होने चाहिए, उसी तरह के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, और वो प्रोसीजर बहुत आसान होना चाहिए ताकि जो उस स्पोर्ट में है वो भी, और जो प्रेरणा ले रहा है, जो स्टार्टिंग कर रहा है, उसको भी लगे कि हाँ मैं किसी लेवल तक पहुंच सकता हूं बिना किसी ज्यादा मेहनत के, या फिर मेहनत तो खैर है ही स्पोर्ट में, बिल्कुल लेकिन एटलीस्ट बाकी चीजें मेरे लिए थोड़ी स्मूथ होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ भेदभाव बहुत ज्यादा होता है कि ये मेरा उस रिश्तेदार का बच्चा है, इसको आगे जाना चाहिए। फेवरेटिज्म। हाँ, बहुत ज्यादा है ये चीज, और ना ही हमें अपनी उतनी फैसिलिटीज मिलती। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बहुत मुश्किल से आते हैं हमारे लिए, तो वो हमें खुद से ही करना पड़ता है। अब फैमिली एक सपोर्ट कुछ लेवल तक कर सकती है, लेकिन इतना नहीं कर पाएगी। पिक्चर में तो दिखाते हैं न्यूट्रिशन का भी ख्याल रख रही है सरकार, और वो केला दूध भी दे बहुत रही है, सारे और ये भी लेवल्स कर रही आ है, जाते हैं पर वो उसके नीचे। है नहीं एक्चुअल वो तस्वीर, चीज नहीं है बिल्कुल नहीं भी। है। इसलिए वो चीज मैंने छोड़ के अपनी स्विच किया कि हाँ मैं टीचर बन जाती हूँ, क्योंकि मैं MSc मैथ्स किया है, अब PhD कर रही हूँ, तो ये हो जाता है कि नहीं अब यही बेटर है, वहाँ इतना स्कोप नहीं है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो घर पे बैठे हैं आज के टाइम पे, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो वही देख के मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे भी चेंज कर लेना चाहिए अपना प्रोफेशन। हमारे साथ कविता जी भी हैं। कविता जी, आप होम बेकर हैं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, आपने कई बार कई एग्जाम्स परीक्षा दी है और भर्ती के लिए ट्राई किया है। वो किस तरीके का आपका अनुभव रहा है और वो क्यों सफल नहीं हो पाया? वो इसलिए नहीं सफल हो पहले पाया तो ये जी, बताइए कौन सी परीक्षाएं आपने ड्राइंग दी? टीचर की दी जी अच्छा, मैंने। आपने हाँ वो दी जी। थी। और ये 2008-9 में हुए थे जी ड्राइंग टीचर भर्ती। तो 2008-9 में जब हुए तो उस टाइम पे रिटर्न नहीं था, ड्राइंग PTI का कोई रिटर्न नहीं होता था, सीधा इंटरव्यू लिया और टीचर हो गए भर्ती। हमने भी दिया इंटरव्यू, लेकिन हमारे से कम मार्क्स वाले तो चले गए जिनकी ऊपर तक अप्रोच थी, और जो नहीं थे हमसे कम, हमारे ऊपर जो कम थे वो चले गए और हम रह गए। चलो कोई नहीं। उसके बाद भी 10 साल के बाद जो भर्ती किए उनको फिर से हटा दिया गया। अब आप ये बताओ, 10 साल तक एक बंदा जॉब करता है, उसने किसी बच्चे के लिए लोन लिया है, किसी ने अपने शादी के लिए लोन लिया है, कितनी स्कीम करके चलता है बंदा। अब उसको ये थोड़े पता 10 साल के बाद तेरे को फिर से हटा दिया जाएगा। उसके बाद 10 साल के बाद उनको सबको हटा दिया गया। जो कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया? 3 बार किया जी। 3 बार किया। हाँ जी। फिर एक बार फिर 2018 में फिर से इन्होंने सब कैंसिल करके दोबारा से फिर रिटर्न लिया। दोबारा रिटर्न लेने के बाद फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर तीसरी बार रिटर्न लिया। तीसरी बार रिटर्न में मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर इन्होंने क्या, यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम लगा दिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वाले नहीं लिए जाएंगे, ये यूनिवर्सिटी वाले लिए जाएंगे ये। उसके बाद इन्होंने जो जो बंदे लगाने थे वो सब लगा दिए, हमारे को एक साइड कर दिया क्योंकि हमने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया हुआ था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से पोस्ट खाली बच गई। पोस्ट खाली बच गई तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों को फिर से ले लो। उसमें कोटा सिस्टम लगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वालों को फिर से ले फिर लो, से ले लिया। जो ऊपर आए उनको ले लो। फिर उनके बाद जिनको हमारे जैसों को नहीं पता था, हम तो फिर बच गए। तो इस तरीके से ये कर करके जी, मतलब न तो जो टीचर लगे वो ही अच्छे से रह पाए, और जो नहीं लगे वो भी नहीं रह पाए अच्छे से। मतलब आप ये कह रही हैं कि जिनको क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलना चाहिए था वो रह गए, वो रह गए। जो उतने सक्षम नहीं थे उनको ले मिल लिया गया, गया। और फिर वो भी रह नहीं पाए, थोड़े दिन बाद उनको भी हटा दिया गया। हाँ जी। और अब फिर नीलबट्टा उनमें से- सन्नाटा हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो यही ये बात है। सिस्टम चल रहा है जी। और दूसरा, अब जैसे मान लो कोई भी टेस्ट ले रहे हैं, स्टेट का, CTET का, कोई भी ले रहे हैं, चलो ले रहे हो, अच्छी बात है, लो भाई टेस्ट के ब्याह पे लेनी चाहिए जॉब, लेकिन उनको लगाओ तो कहीं। अब हमारे गांव में तो ऐसा हाल हो गया, सरकारी जॉब के बिना तो कोई रिश्ता नहीं लेता। ये आपको कितने साल हो गए गुड़गांव में सेटल हुए? गुड़गांव में हमारे को गए होंगे जी 2012 में आए थे। 12 में आए थे, लगभग 12 साल हो गए। वैसे यहीं रहे हैं जी, जैसे ये जॉब करते थे तब दिल्ली रहते थे, तो स्टार्टिंग से मतलब दिल्ली गुड़गांव में कुछ फर्क है आपको लगता है, मतलब लाइफस्टाइल, रहने में, या फिर आसपास जो चीजें हो रही होती हैं, कोई फर्क है दोनों के? दिल्ली गुड़गांव में इतना फर्क है जी। दिल्ली में कम पैसे वाला आदमी भी अपना बसर अच्छे से कर सकता है, गुड़गांव में नहीं रह गुड़गांव में नहीं रह सकता। यहाँ पर लिविंग कॉस्ट हाई है, हर हाई चीज, है। और स्पेशली अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी चार्जेस भी बहुत हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हो जाता है जी। हर चीज इतनी है यहाँ, तो मतलब ऐसे लगता ही नहीं कि हम हरियाणा में है, यहाँ कहीं ऐसे लगता कहीं फॉरेन में आके आपने तो हरियाणा यही बुला लिया ना अपने घर में। हाँ जी, ये तो बुला लिया, लेकिन जैसे गांव में जाते हैं, भिवानी, जींद वगैरह जाते हैं, तो वहाँ सब चीजें ऐसे लगता है बहुत सस्ता है यहाँ तो।
और यहाँ बहुत कॉस्टली है जी सब कुछ। यहाँ तो धनिया भी फ्री में नहीं मिलता है। नहीं, मिर्ची भी दो मिर्ची भी 10 रुपए की देते हैं इसीलिए। ये। सचिन हमारे साथ हैं। सचिन, आप गवर्नमेंट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कौन सी ये परीक्षाएं, पहले तो स्पेसिफिक में ही बताइएगा, और उसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन परीक्षाओं में कई बार बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स देखे हैं सड़क पर उतर आते हैं, प्रदर्शन होते हैं, और प्रदर्शन इस बात को लेकर होते हैं कि उनका कई बार कई साल बर्बाद हो जाते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, कई बार नकल के चलते हैं और कई बार कई और अन्य कारणों की वजह से। आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? जी बिल्कुल हुआ है। 2018 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई थी सिविल से, और उसके बाद मैंने एमटेक की स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन से। तो मेरा बेसिकली हरियाणा जेई और एसएससी जेई के पर्सपेक्टिव से मैं प्रिपेयर कर रहा था, बट हरियाणा जेई 2018 के बाद अब 2023 में एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी तक कोर्ट में पड़ा है। तो मेन सबसे बड़ा इशू हरियाणा में बच्चों को आता है। कौन सी कोर्ट में है ये? हाई कोर्ट चंडीगढ़, हाई कोर्ट हरियाणा हाई कोर्ट। हाँ जी, हाँ जी। मोस्टली एक तो एग्जाम्स टाइम पर नहीं होते, जो एग्जाम्स होते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, जो भर्तियां डिले हो रही हैं। मेन इशू ये है। अभी आप देखोगे सीईटी बेसिस पे ये ले रहे हैं, गवर्नमेंट ले रही है या जो भी है, बट रिजल्ट एज सच टाइम टू टाइम नहीं आ रही है। तो आपको अपने भविष्य को लेकर क्लैरिटी है कि अगर आपका एग्जाम जिस दिन भी क्लियर होगा उसके बाद नौकरी लग जाएगी आपकी? जी, एग्जाम क्लियर होने के बाद रिजल्ट अगर भर्ती अगर कोर्ट में चलेगी तो उसका तो कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। तो फिर वेट करते रहिए। बिल्कुल वेट करते रहते हैं, और ना ही ये तब तक कई साल खराब हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाते हैं जी, बिल्कुल। 2021 के बाद अब 2024 आ गया, 3 से 4 साल हो गए। मैं 2 से 3 एग्जाम मेरे क्लियर भी हो चुके, बट वही कुछ रिजल्ट कोर्ट्स में पड़े हैं, कुछ में 1-2 मार्क्स से हम रह जाते हैं। तो ये तो कहीं ना बहुत कहीं फ्रस्ट्रेशन का बहुत कारण है। ज्यादा। मतलब आप बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, एक ही बार बार syllabus- भर्ती हो नहीं पा रही है, बार बार आपको लग रहा है कब रिजल्ट आएगा, और बीच में आप कुछ और, मतलब जो आपने सोच रखा है कि इस डायरेक्शन में मुझे जाना है, बीच में कुछ और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर वो तो एग्जाम गया, गवर्नमेंट जॉब गई। पंकज जी भी हमारे साथ है। पंकज, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और ज्यादातर आपकी जिंदगी नंबर्स में ही गुजर जाती है, तो ऐसे में सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो ये था कि कैसे टैक्स प्रोसीजर्स को और सिंपल बनाया जाए इस देश में, और वो कहीं ना कहीं हम होता हुआ भी देख पा रहे हैं। अब इतने ज्यादा टीआरपीज की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप खुद ही एट द क्लिक ऑफ अ बटन एक पेज पे अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपको लगता नहीं कि कुछ और ऐसी इसमें चीजें एडिशन करनी चाहिए ताकि हर एक के मन में, मतलब टैक्स को लेकर जो सवाल थे और जो लगता है सबको कि बहुत बड़ा जार्गन है, बहुत मुश्किल है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए? बिल्कुल। आई थिंक मैं पहले कुछ पॉजिटिव बोलूंगा जो गवर्नमेंट ने किया है पिछले कई सालों में, एंड देन उसके बाद क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो डेफिनेटली 2-3 चीज़ें जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी हैं, उसमें से एक जो है जीएसटी लाना, बिकॉज जीएसटी एक्चुअली गेम चेंजर है फॉर द कंट्री। आई नो उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे कई साल प्रॉब्लम्स आई हैं, बट अल्टीमेटली इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर द कंट्री। एंड इवन डीमोनेटाइजेशन आई वुड से कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी। अगेन वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी उसने पेन दिया, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए वो एक काफ़ी पॉजिटिव था। स्टिल आई फील कि कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लोग को तो कहते हैं कि डीमोनेटाइजेशन से कुछ फायदा नहीं हुआ, वापस से सब ब्लैक मनी सर्कुलेट कर रहा है, 2000 के नोट भी हटा दिए तभी भी वो प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। वो प्रॉब्लम है कहाँ? क्योंकि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होगा कि 2000 नोट हटाने की एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आप कम में किसी भी जगह पर रख सकते हैं या दे सकते हैं, तो उसको हटाकर अब स्मॉलर करेंसी पे हम आ गए। क्या ये वाकई इफेक्टिव है? तो मुझे लगता है कि उससे माइंडसेट चेंज हुआ कि डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत करनी शुरू कर दी। यूपीआई फॉर एग्जांपल, यूपीआई का जो वॉल्यूम है पूरे वर्ल्ड में अब नंबर 1 है, नाना जी से पूछते हैं, यूपीआई यूज करते हैं आप? नहीं करते हैं अभी, आप डिजिटल पेमेंट पे नहीं आए हैं, अभी नोट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर मतलब गड्डियां लेके चलनी पड़ती है, बच्चों से करवाते इन लोग से करवाते हैं। अगर कभी करना पड़ता है नहीं, बच्चों से करवाते हुए हमारा भी कर देना ही आप। अच्छा, हालांकि मैं मोबाइल दे देता हूँ इनको कि भाई आप कर दो। पैसे निकाल लेंगे आपके लोग? नहीं, यूं निकालनी तो विश्वास है ना भाई, तो पर एक चीज़ जो एक आई थिंक एक चीज़ है जो बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और जो एक रियल इशू है ऑन ग्राउंड, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं बताना चाहूँगा कि आज की डेट में 2 तरह से लोग ऑपरेट करते हैं। एक जो कि सही तरीके से चलना चाहते हैं और जो कुछ लोग गलत तरीके से चलना चाहते हैं, और वो क्लियरली नज़र आता है। और जो लोग गलत तरीके से चलना चाहते हैं और वो जो टैक्स बचाना चाहते हैं, वो एक्चुअल में उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं बचने के लिए।
वो चाहे लाइजनिंग कहें चाहे वो घूस कहें, और वो एक्चुअली में बच जाते वो हैं, तो वो लोग हैं ना जो कभी टैक्स देते ही नहीं देते ही नहीं है, राइट। तो वही, और जो दे रहे हैं उन पर और बोझ बढ़ रहा है। राइट। और उसमें क्या हो रहा है कि इनफैक्ट इसमें भी होता है कि जो सब कुछ ठीक करना चाहता है उसमें, क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को नोटिस भेजने हैं, उनको डिमांड भेजनी है, तो जिनसे वो घूस ले रहे हैं उनसे उनको वो निकालते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं, क्लीन करते जा रहे हैं, और जो एक्चुअल में ठीक कर रहा है उसको अननेसेसरी के नोटिस आ रहे हैं, अननेसेसरी की डिमांड आ रही है। तो एक्चुअल में जो सही कर रहा है उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो गलत कर रहा है वो आराम से निकल तो जाता है। आपके पास भी बहुत सारे गलत लोग पहुंचते होंगे ना ऐसे कि कैसे टैक्स इवेड करें। हाँ, तो मेरा काम थोड़ा अलग है, तो मैं उस तरह के लोगों के साथ काम नहीं करता नहीं हूं। डील करते नहीं आप, डील बहुत करता अच्छी बात करते हैं आगे। हितेंद्र भी हमारे साथ हैं, यंगेस्ट मेंबर, इन्हें कहेंगे +2 आपने क्लियर किया है। आगे आपको लगता है +2 के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन में क्वालिफाई करने के बाद, मतलब पूरा प्रोसेस क्लियर करने के बाद आराम से नौकरी मिल जाएगी? शायद मिल तो जानी चाहिए, बट आप श्योर नहीं लग रहे हैं? नहीं श्योर नहीं, श्योर नहीं है। आपके जैसे और भी युवा आप देखते होंगे कई सारे टीवी पे आते हैं जो नौकरी को लेकर बहुत सारा हल्ला होता है कि इस देश में जितने लोग नौकरी मांग रहे हैं उतनी नौकरियां ही नहीं है शायद। तो आपको लगता है कोई ऐसा कोर्स करना चाहिए जो थोड़ा डिफरेंट है, जिससे मुझे, मतलब मैं ग्रेजुएशन भी करूं तो मेरे पास ऑफर्स की एकदम भरमार हो जाए, ऐसा आपने कभी सोचा है? कई बार सोचा भी है, और वैसे कई लाइक ट्रेडिंग वगैरह भी करते हैं, तो उसमें कुछ नहीं, घर पे कर लेते हैं। बट मैं 12th आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं? मैं नहीं करता हूँ, तब करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो आप सोचते हैं उस बारे में? बट मैं 12th के बाद लॉ में परस्यू करूंगा। लॉ में परस्यू करना चाहते हैं? ये लॉ का ख्याल क्यों आया आपको? बस फैमिली में भी फैमिली कुछ में है ये ट्रेडिशन। लेकिन आपके जो साथी हैं, जो कोलीग्स हैं, वो ज्यादातर किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं? क्योंकि ये क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, अभी तक है नहीं, तो जब आप वोट करेंगे तो क्या रहेगा आपके मन में? मतलब बिना किसी पार्टी और नेता को नेम किए हुए, जब हम कभी भी वोट डालते हैं तो कुछ चीजें हमारे दिमाग में रहती है। फर्स्ट टाइम आप वोट करने जाएंगे, आप क्या सोच के जाएंगे? किसको, मतलब किस लिहाज से वोट करना है? ये तो अभी नहीं सोचा। काम के लिहाज हाँ, से, काम नाम के लिए, लिहाज जॉब से, मिले आगे, इसलिए उसका बैकग्राउंड आप देखोगे, या फिर सिर्फ मतलब घर वाले जहाँ लगा रहे हैं वही मतलब वोट देखेंगे? नहीं, जो अच्छा, जिसकी फेवर अच्छा लगेगा कि उसका काम अच्छा कर रहे हैं, तो उसको ही करेंगे वोट। काम जिसका अच्छा, मतलब काम में, मतलब क्योंकि मैं आप यूथ हैं और यूथ के पर्सपेक्टिव थोड़े अलग होते हैं, उनका ज़्यादातर चीज़ें डिजिटलाइज रहती हैं, सब चीज़ ऑनलाइन रहती है, वो टेक सैवी होते हैं, उनको हर चीज़ फॉरन एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में चाहिए होती है, और यूजुअली ऐसा नहीं होता है हिंदुस्तान में। और जब ऐसा नहीं होता है तो वो इधर उधर बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे ऑप्शंस में खो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो आप उस ऑप्शन में खो रहे हैं, या क्लैरिटी है कि मुझे बस लॉ ही करना है और आगे जाके एक लॉयर बनना है? अभी तो यही क्लैरिटी है कि लॉ करना है, और ठीक फिर है, तो लॉयर कम से कम आपके अंदर क्लैरिटी है, एक अच्छी बात है। तो जग्गल परिवार से हम आज मिल रहे थे, 3 पुश्ते हैं, 3 जनरेशंस, और अलग अलग लोग, अलग अलग सोच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस चुनावी लंच ब्रेक में हम हर बार करते हैं वो ये कि चाहे सोच अलग हो, चाहे आपके राजनीतिक विचार अलग हो, चाहे आप इस बात में कोई एक राय न रख पाए कि आखिरकार जो कुछ घटित हो रहा है आपके आसपास, जो कुछ नहीं हो रहा है वो दरअसल अच्छा है नहीं, ये सबकी अलग अलग सोच हो सकती है। इस पर जरूरी नहीं है कि आप एक ही राय रखें और आपसी सहमति आप सबके बीच हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।